हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एग्जाम रस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो एग्जाम रस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकू सिंह आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। 1 सेकेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो कैमरा जी का इलाज किया गया है आज, और आज उम्मीद है कि अच्छे से हम लोगों की क्लास हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आज एसे था। एसे का पेपर, जैसा कि हमेशा पहले एसे का ही पेपर होता है, आज भी एसे का पेपर था। और जैसा मैंने 2-3 क्लासेस ली थी यूट्यूब पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैचारिक निबंध ज़्यादा आ रहे हैं। वैचारिक निबंध यानी उस तरह से जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि एथिकल, नैतिक, मोरल नैतिक, इस तरह के विचार वाले जो है निबंध ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको आप रट के तैयार नहीं कर सकते। मैंने कई बार कहा कि इसको आप रट के तैयार नहीं कर सकते। इसको ऐसे को लिखने के लिए आपको अपने भीतर एक वैचारिक क्षमता, एक वैचारिक शक्ति जगाना होगा। जीवन में हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही हैं उस पर आपको विचार करके क्या अच्छा क्या बुरा ये सब आपको समझना होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने स्पेशल क्लासेस भी 3-4 ली थी और 2-3 मैंने यूट्यूब पर भी सेशन लिया था, और यही बात मैंने आप लोगों को बार बार कही थी। तो आप लोगों में मतलब आप तो संभावित हो, और वो छात्र जो 2020 का ये एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वो सेशन जरूर बेनिफिशियल रहा होगा। और आप भी आगे बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात पर आपको भी ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ऐसे पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि इसी तरह के निबंध पूछे जा रहे हैं, बल्कि दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे एसेज की, है ना, बढ़ती जा रही है। और 20 में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, यही देखा गया है कि ऐसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास की। और जैसा कि ने आप लोग को कल भी बताया था, मैं फिर बता देती हूँ ताकि आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लें मेरे सेशन के अकॉर्डिंग। तो 2021 प्रीलिम्स के लिए स्पेशल मैंने ये सीरीज शुरू किया है। 2021 प्रीलिम्स के लिए ये सीरीज मैंने शुरू किया है स्पेशली, जिसमें स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों का कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो जिसमें हिस्ट्री की एक क्लास हो चुकी है, पॉलिटी की एक क्लास हो चुकी है, आज ज्योग्राफी की एक क्लास है, और फिर कल वापस पॉलिटी की क्लास है। तो इस तरह से ये रिपीट होती रहेंगी चीजें। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा आपका मतलब जून के पहले, मतलब मेरा टारगेट ये है कि मई तक इन 5 महीनों में मैं ये पूरा कंप्लीट करा दूंगी मैं आप लोगों का। और क्योंकि इस पर मैं ये सिर्फ इस पे टारगेट मेरा ये है कि ये पूरा का पूरा फैक्चुअल रहे नेचर में, और सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों को याद करा दूं। हालांकि जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और आप लोगों को इसमें कुछ भी अगर सुधार चाहिए, कुछ भी अगर आप लोगों को इसमें और एडिशनल चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उसमें और आप लोगों के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करूंगी। इसी सीरीज में, इसी में आपका जो मेरा अब नेक्स्ट है वो है आपका कि एवरी संडे, हर संडे को मैं आप लोगों को योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास लिया करूंगी एवरी संडे। और इसमें एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों के लिए किया है, बहुत मन से किया है मैं और मेरी टीम ने, वो आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है हमने। जैसे आप अनअकैडमी का कॉम्बैट देते हो, बिल्कुल ये उसी तरह से है। आपको इसका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर इसका लिंक मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। ये नेक्स्ट फ्राइडे से एवरी फ्राइडे रहेगा, या फिर आज भी एक बार जरूर विजिट कर लेना। इवनिंग तक मैं इस लिंक को शेयर करने की कोशिश करूंगी। बाकी नेक्स्ट फ्राइडे से, ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे से ये आप लोगों का बिल्कुल ही
एकदम अपडेट हो जाया करेगा। मतलब ये नेक्स्ट फ्राइडे से आपका 11-12 बजे तक एवरी फ्राइडे अपडेट हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। और आप वहाँ पर जैसे ही उस लिंक को प्रेस करेंगे पूरा का पूरा टेस्ट खुल जाएगा। और जैसे ही आप पूरा टेस्ट देकर सबमिट करेंगे आपको सेम टाइम आपको अपना मार्क्स भी पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, कितना सही किया है कितना गलत किया है ये भी आपको सेम टाइम पता चल जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। यहीं पर आपको लिंक मिला करेगा, यहीं पर। और आज के इसी कड़ी में, प्रीलिम्स स्पेशल इसी कड़ी में जो आज का हमारा सेशन है वो है ज्योग्राफी पर, स्टैटिक ज्योग्राफी, जिसमें आज मैं पूरा इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ। और इंट्रोडक्शन इंडियन ज्योग्राफी क्यों, इसलिए कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन ज्योग्राफी की है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये तो YouTube का है, YouTube पर हम कोशिश करते हैं अपने उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट देने के लिए जो हमें काफ़ी दिनों से फॉलो करते हैं और जिनका काफ़ी आदर और सम्मान हमें मिलता है, उनके लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी पर आओगे तो आपको वहाँ पर बेस्ट मिलेगा। अनअकैडमी पर आते हो तो आपको वहाँ पर बेस्ट मिलेगा। और वहाँ पर बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो ये कुछ मेरे बारे में है। और जो भी नया चैनल है इसलिए मैं अपना परिचय बार बार दे रही हूँ कि आप लोग जान लीजिए मेरे बारे में। और इस तरह बहुत सारे ऐसे टॉप के एडुकेटर्स अनअकैडमी पर हैं और बहुत सारी इनकी कोर्सेज चल रही हैं। और वहाँ पर हमारे भी कंप्लीट कोर्सेज हैं, आपको मिलेंगी वहाँ पर। तो यहाँ पर आजकल अनअकैडमी पर अगर आपको आना है तो आप सिर्फ जीएस के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सिर्फ ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आप दोनों का कॉम्बो पैक भी है अनअकैडमी पर, यानी आप जीएस प्लस ऑप्शनल वाले कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जीएस प्लस ऑप्शनल वाला बेस्ट है एकदम, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं सबका फीस एक बार जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि भाई आपको भी उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी होगी। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो आप जीएस के लिए तो 44,550 रुपये में 1 साल का, 64,800 में 2 साल का और 81,000 में 3 साल का है मेरे इस कोड के साथ। ठीक है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको एक कोच के साथ तैयारी करनी है तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे, किसी के स्पेशली किसी के मार्गदर्शन में डिस्कस करते हुए तैयारी करनी है तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे। 62,550 में 1 साल का, 96,300 में 2 साल का, 1,26,900 में 3 साल का है मेरे इस कोड के साथ। और ये प्राइस हाइक आने वाला है, जिनको भी आइकॉनिक ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, नहीं तो फी बढ़ जाएगी। और सिर्फ ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। मैं आपको हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ ऑप्शनल, और अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो मेरा आप कोड यूज कीजिए और 24,750 रुपये में आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए ये बहुत सारी कोर्सेज लॉन्च हुई हैं। और इसमें अगर आपको बाइलिंगुअल करना है तो बाइलिंगुअल, अगर आपको हिंदी मीडियम से करना है तो हिंदी मीडियम से, अगर आपको इंग्लिश मीडियम से सिर्फ करना है तो इंग्लिश मीडियम से, बहुत सारी कोर्सेज ये आपके लिए लॉन्च हुई हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जनवरी से ये सभी कोर्सेज शुरू हुई हैं, 4 जनवरी से। तो ज़्यादा देर नहीं हुई है, सिर्फ 2-3 दिन आपका निकला है। आप अभी से चाहें तो अभी से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेरे से अगर आप लोग पूछोगे तो मेरा सजेशन यही है
कि आप यूपीएससी के लिए कोर्स के लिए जीएस प्लस ऑप्शनल वाला जो कॉम्बो कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए आप, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा कंप्लीट। तो इसमें मेरा अगर कोड आप यूज करते हैं तो आपका 70,103 रुपये में 1 साल का जीएस और ऑप्शनल दोनों, 99,680 रुपये में 2 साल का मिलेगा आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों, और ये एकदम बेस्ट है। आप इस पर 29% का ऑफ मिल रहा है प्लस 10% मेरे कोड से, और अगर आप ईएमआई से पे करोगे तो 4,153 रुपया, 4,153 रुपया हर महीने पे करना होगा आपको, सिर्फ कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ईएमआई नहीं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं। आप ईएमआई से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, लेकिन ये पेमेंट होगी, ठीक है। और जो लोग 12th के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको 2023 में अपीयर होना है, उनके लिए 1,21,200 है, और सिर्फ 3,367 रुपये यानी 3,500 रुपये मोटा मोटी आप पे करेंगे हर महीने। मतलब आपको 167 रुपये ही भी पे करना ही है। मेरा बस ये कहना है कि ओवरऑल कहा तो मतलब 3,367 रुपये, 3,367 रुपये, 3,367 रुपये सिर्फ, मतलब आप ये समझ लो कि 3,367 रुपये आप इसको जो पे करोगे केवल, तो आपका हर महीने ये पे करना है, और 3 साल तक आप पे करेंगे और आपका कोर्स सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आप लॉक कर लीजिए, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, और यहीं से आपको करना है, आपको यही शुरुआत करनी है, अनअकैडमी पर ही आपकी शुरुआत होगी। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाला है, और टेलीग्राम लिंक देख लीजिए आप, मेरा टेलीग्राम लिंक है ये, जहां पर आपको मेरे सेशन का पीडीएफ मिलेगा, और वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है मेरा फ्राइडे से, वो भी वहीं पर मिलेगा। और रिंकू लाइव कोड आप यूज करते हैं तो आप पूरी तरह से मेरे साथ अपने हर डाउट को क्लियर करते हुए कैसे तैयारी, कैसे पढ़ना है, कैसे जल्दी याद कर सकते हैं, किस तरह नोट्स बनाना है, आंसर राइटिंग चेक कराते हुए आप तैयारी करेंगे मेरे साथ, और नोट्स कैसे बनाना है ये भी, ठीक है। तो आप इस तरह से करना है तो आप बिल्कुल रिंकू लाइव कोड के साथ आइए, और पूरी तरह से मैं और मेरी टीम आपके साथ रहेंगे। तो आज स्टैटिक ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन है आप लोगों के साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे होंगे। आज 2 सेशन लेने वाली थी मैं, पर कुछ इसी तरह आपने देखा था कि कैमरा जी नाराज थे, तो इनको मनाने में, ठीक करने में थोड़ा समय चला गया, तो इसमें मैंने फिर एक ही सेशन लिया आज यही आप ज्योग्राफी का। तो जो बचा हुआ पार्ट है जो स्टैटिक हिस्ट्री वाला, वो मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूँगी। और वैसे भी कल मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए थे। अच्छा, आप लोगों को मैंने कहा था कि कल का जो मैंने सेशन लिया था, तो उस पर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक अनअकैडमी ऐप पर जो आप स्पेशल क्लासेस लेते हो, जो कि फ्री होती हैं आपकी भी, तो मैंने कहा था कि मैं उस पर आप लोगों का एमसीक्यू सेशन लूँगी 10 से 11, और आज मैंने लिया भी, लेकिन आप लोगों में से उपस्थिति बहुत कम थी। तो क्या आप लोगों ने अनअकैडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया हुआ है? जल्दी बताइए आप लोग। बिल्कुल प्राचीन भारत से ही तो शुरुआत किया है मैंने। हिस्ट्री, स्टैटिक हिस्ट्री का मतलब कंप्लीट हिस्ट्री, और जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और वो सारे चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब रहेंगे, जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते वो नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐप इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने आज एमसीक्यू सेशन लिया था कि यहाँ, आज तो खैर आज के सेशन में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। लास्ट में आज मैंने एमसीक्यूज रखे हैं, ठीक जो पढ़ेंगे आप उसी पर बेस्ड एमसीक्यूज इसी सेशन में आपको मिलेगा। तो इस सेशन में जो आज का जो सेशन है, इसमें आप
पूरा का पूरा जो है भारत, जैसे आप मेरा परिचय लेते हो, जैसे आप किसी से मिलते हो तो उसका परिचय लेते हो, उस तरह से मैं एक भारत का इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। और उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो लास्ट में एमसीक्यूज हैं आज के सेशन पे, तो बिल्कुल लास्ट तक आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले भारत, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो भारत का एक परिचय जिसको भारत को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आप कहते हो ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी मानी जाती है, यानी भारत का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। देखो हिस्ट्री को हिस्ट्री में ऐसे अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो यहीं से ये शुरुआत होती है भारत के परिचय का, और जिसका प्राचीन नाम आर्यावर्त रखा गया क्योंकि उसके बाद आर्य आए थे भारत में। कहा जाता है कि भारत की सभ्यता को आर्यों ने बसाया, तो ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ठीक है। तो उत्तर भारत में निवास करने वाले लोगों के नाम पर इसका रखा गया। मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ा चुकी हूं कि किस तरह से भारत का नाम भारत पड़ा। तो ऋग्वेद में जो 5 जनों का उल्लेख आता है, पंचजन, उसमें जो भरत जन थे, भरत जन के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा क्योंकि ये उत्तर पश्चिम में निवास करते थे, तो उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और बाद में बौद्ध काल में जब हम लोग आते हैं तो इसको जम्बो द्वीप की संज्ञा दे दी गई थी। बौद्ध धर्म के उदय के बाद इसको जम्बो द्वीप की संज्ञा भी दी गई। और बाद में फिर जब यहाँ पर यूनानी और ईरानी आए तो फिर इसको लोग सिंधु को इंडू कहने लगे और इंडू से बन गया इंडिया। तो ये भारत का जो 3 नाम है, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, तो इंडू से ही हिंदू भी निकला, और इंडू के उस तरफ वाले स्थान को हिंदुस्तान कहा जाने लग गया। तो इस तरह से ये 3 नाम मिले थे भारत को। और भारत का, क्योंकि ये ज्योग्राफी है तो हमारा पूरा फोकस भारत के भौगोलिक परिचय पर रहेगा। तो भौगोलिक और भू राजनीतिक रूप से अगर हम लोग भारत के विस्तार को हम लोग अगर देखते हैं तो ये जो भारत है, भारत का जो विस्तार है आपका, तो इसमें जैसे उत्तर पश्चिम, यानी ये आपका उत्तर पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, ठीक है, ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, और दक्षिण में ये जो है पूरा का पूरा हमारा जो है हिंद महासागर है। और इसमें जो उत्तरी और दक्षिणी 2 जल भाग इसमें बांटा गया है, और वो है अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर आपका हिंद महासागर। तो ये 2 जल विभाजक हैं इसके। तो ये आपका ये भारत का ये पूरा विस्तार है, पूरा ये विस्तार था ये भारत का। और इसका अगर हम लोग इसकी पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन और इसके विस्तार को अब देखते हैं तो जो भारत की प्राकृतिक अवस्थिति है वो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है। ये पूरा जो है ये हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है। और ये जो भारत की ये जो आकृति आप ये जो देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कि चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में अवस्थित है ये। और पूरे अगर एशिया में इसकी अवस्थिति को देखते हैं तो दक्षिण एशिया के मध्य में ये स्थित है भारत। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के एक बिल्कुल सेंटर में है। और इसके जो हम पूर्व में देखते हैं तो यहाँ पर इंडो चाइना है, ये पूर्व में है, इंडो चाइना है। और यहाँ पर आप पश्चिम में आप देखोगे तो अरब है, अरब प्रायद्वीप है। तो इधर इंडो चाइना प्रायद्वीप, इधर अरब प्रायद्वीप है। और इसका जो उत्तर से दक्षिण तक का अगर हम लोग विस्तार देखते हैं, यहाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उत्तर से अगर दक्षिण तक का इसका विस्तार देखते हैं तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। 1-2 बार मैंने ऐसी टेस्ट आप लोगों का लिया है तो मैंने पूछा है, कुछ स्टूडेंट वो भी गलत कर देते हैं।
तो उत्तर से दक्षिण तक का इसका जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। और इसका अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम तक का अगर इसका हम लोग वो करते हैं, पूर्व से पश्चिम तक का, तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये अंतर जो है इसका वो 221 किलोमीटर का है। दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 281 किलोमीटर है। और ये अंतर क्यों है, तो ये आप लोग के एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो हर जगह समान होती है। और जब हम देशांतर की तरफ बढ़ते हैं, भारत जो कि पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो जब हम देशांतर रेखाओं पर जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो फिर दूरी घटती चली जाती है, इसलिए ये अंतर आता है इसके लंबाई और इसके इस तरह की लंबाई में, मतलब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई में और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई में। ठीक है, तो भारत का जो विस्तार है, अगर आप उस पर देखोगे, ग्लोब पर आप देखोगे तो जैसे भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। और पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। मतलब आप ये समझ लो कि केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये लगभग यूरोप के बराबर है, रूस का पार्ट छोड़कर लगभग यूरोप के बराबर है। कनाडा का 1/3 है, रूस का 5/5 है, जापान का 8 गुना और यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना है। और वो देश ने हम पर शासन किया था। तो ये भारत का पोजीशन है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो यानी 2.43% विश्व का क्षेत्र भारत में है। ठीक है, तो इसकी जो अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन देखते हैं, यानी ग्लोब पर अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध का। तो ग्लोब पर आपने देखा होगा कि अगर हम इसको ग्लोब, पृथ्वी का, ये आपको पता है ना कि ये पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है, ये पृथ्वी को समझने के लिए। तो ये ग्लोब है, तो ग्लोब को हम बीचों बीच ऐसे बांट देते हैं, आधा आधा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। और ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ हो जाता है और ये साउथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। तो भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, यानी नॉर्थ की उत्तरी गोलार्ध का देश है भारत। और इसका देशांतरीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, क्योंकि ये जो आपको पता है कि ये देशांतर लाइंस होती हैं, तो ये यहाँ पर ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। तो भारत की अवस्थिति जो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाता है, ये फिर ये पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। ये पूर्वी जो है, ये जो है आपका क्या है कि उत्तरी गोलार्ध का देश है। और पूर्वी देशांतर उस पर पोजीशन देखें तो पूर्वी में जो है ये मध्यवर्ती स्थान रखता है। तो इतना तो आपको पता होगा, ये सिर्फ मैं आप लोगों को याद दिला रही हूं, और वो स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो इसकी मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, इसका जो मैंने अभी आपको ग्लोब पर दिखाया, वो 8-10 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है। और जो देशांतरीय विस्तार है, ये वाला जो देशांतरीय विस्तार है, वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका ग्लोब पर स्थिति है। जैसे पूरे विश्व को ग्लोब समझकर जब बांटा जाता है तो इसका ये पोजीशन आता है।
तो पूरा भारत, संपूर्ण भारत को अगर देखें द्वीपों सहित, आइलैंड के साथ, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार फिर थोड़ा अलग हो जाता है। फिर वो हो जाता है 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो भारत का विस्तार, जैसा कि मैंने बोला आपको, अभी ग्लोब पर दिखाती हूं, उपोष्ण, ठीक है, भारत का उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में भारत का विस्तार है। तो ये देखो, ये भारत का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भारत का जो है ये आपका लंबाई है, ये देखो 37 डिग्री 6 से लेकर 8 डिग्री 4, जो आपको यहां पर आप देख रहे हो। तो 37 डिग्री 6 से लेकर ये 8 डिग्री 4 तक ये भारत का ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और यहाँ पर ये जो है आपका ये पूर्व से लेकर के ये पश्चिम तक की ये लंबाई है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो 82.5 डिग्री, ये मानक याम्योत्तर है, जिससे भारत का टाइम भी डिसाइड होता है। ये भारत का मान्योत्तर है, जो कि मतलब इलाहाबाद में नैनी से निकल गुजरते हुए भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यह भी आपको मैं दिखाऊंगी इसको, ठीक है। तो ये जैसे आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र का जो विस्तार है, ये देखो, जैसे ये है, ये 23.5 डिग्री पर ये आपका कर्क रेखा है, और यहाँ ये आपका ये पूरा का पूरा ये उष्ण कटिबंध का विस्तार है। और यहीं पर जो है आपका जो है ये जो 23.5 डिग्री का है वो कर्क रेखा है, ये भारत के ये मध्य से होकर गुजरता है। तो भारत के कुल 8 राज्यों से, मतलब ये भारत के मध्य से होकर के ये कर्क रेखा गुजरता है। इसीलिए भारत को हम कहते हैं कि ये जो है ये उपोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधों में ये आपका पड़ता है, ठीक है। तो कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। तो भारत में जो कर्क रेखा जो अभी आपने देखा कि बिल्कुल बीचों बीच होकर के गुजरता है कर्क रेखा, मैंने अभी आपको मैप पे भी दिखाया। तो ये आपका किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, बहुत आसान सवाल होता है, कई बार आप भूल जाते हैं। तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरता है, ठीक है। और रांची शहर जो रांची शहर है वो भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है। ये रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित एक शहर है। और यहाँ पर ये जो है त्रिपुरा से भी ये होकर गुजरती है। तो त्रिपुरा के पास, त्रिपुरा और बांग्लादेश को जो है शून्य रेखा की उपमा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आप लोगों का ये कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा ये ऐसे होकर यहां तक ये गुजरा है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। ये इसी को हम मानक याम्योत्तर कहते हैं, मानक याम्योत्तर। तो ये 82.5 डिग्री है। ये तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। और इसी से मतलब भारत का मानक समय प्रदान करता है। भारत का जो मानक समय है वो यही से निर्धारित होता है। तो ये जो याम्योत्तर है ये प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज के नैनी से होकर ये गुजरता हुआ ये भारत के 5 राज्य, तो 5 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, नैनी में है ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहां से ये उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, फिर ये मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ हुआ, फिर यहाँ पर ये ओडिशा हो गया, और फिर यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, और यहाँ से आंध्र प्रदेश से अब ये बाहर आ गया। तो ये कुल मिलाकर ये 5 राज्यों से मुख्य जो है हमारा जो याम्योत्तर है, देशांतर रेखा जो है हमारा ये 82.5 डिग्री का गुजरता है। तो सभी देशांतर रेखाएं, ये तो आपको पता ही है कि सभी देशांतर रेखाएं ये पृथ्वी को बराबर भागों में विभक्त करती है। तो इसीलिए देशांतर रेखाएं जो है ये महान वृत्त की संज्ञा प्रदान करती है, ग्रेट सर्कल बनता है ये। और ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है,
आपको समझने के लिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये इशू होगा इन लाइंस को समझने में, और ये तभी तक समस्या रहती है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो सबसे अच्छा ये होता है कि एक आप एनसीईआरटी की किताब लें, एनसीईआरटी की किताब लेकर और खुद से एक ऐसा ग्लोब बनाकर, खुद से ऐसा ग्लोब बनाकर और इसको आप खुद से सारे लाइंस को ड्रॉ करते हुए आप इसको सीखें, समझें, और फिर आपको उस पर एक एक जितना भी जो हम लोग आपका जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो ये सब कुछ आप वहाँ पर जब एक बार आप समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें समझने में फिर आसान हो जाती है। तो आप लोग जरूर एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको अभी ये कोई डाउट हो तो। हालांकि धीरे धीरे ये एक दो बार के प्रैक्टिस होता है फिर याद हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की सीमाओं का। जो भारत की कुल सीमा है, जो हम ये जो देख रहे हैं ये, तो ये पूरा ये क्या है, ये सब ये आपका बॉर्डर है। तो ये अब इन बॉर्डर्स की हम लोग बात करेंगे, स्थलीय सीमा की भी बात करेंगे और जलीय सीमा की भी बात करेंगे। तो हमारा जो देश है भारत, ये हिंद महासागर और हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित है, और इसका सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी उत्तरतम, ठीक है, सबसे इसका उत्तरतम जो बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा कॉल है, ठीक है। और अगर इसका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये 8.4 पर जो है ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये कन्याकुमारी या केप कैमोरिन अंतरीप माना जाता है इसको। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और अगर पूरे भारत का मुख्य भूमि ने एकदम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट है। ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप के जो है ये जो है आपका 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है ये, ठीक है। तो इसको अगर शॉर्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर शॉर्ट में बात करते हैं तो आपको मैं जैसे ये तो आपका जो इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट की का संज्ञा भी दिया जाता है, जो दक्षिणतम बिंदु की मैं बात कर रही थी आपको। और पश्चिमी बिंदु को जो गुजरात में गौरा माता है, गौरा माता, या इसको गुहार मोती भी कहते हैं, जो ये पश्चिमी बिंदु है। और इसका पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। तो इसी को मैं शॉर्ट में, अभी आपको जो मैंने कहा कि इसी को शॉर्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉर्ट में बात करते हैं तो आप ऐसे इसका चतुर्दिक जो पूरा अंतिम सीमा बिंदु है, तो दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप 6.45 डिग्री, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल हो गया। और इसी में आपका पश्चिमोत्तर, जो पश्चिमोत्तम है वो पश्चिमोत्तम बिंदु है आपका गुहार मोती गुजरात, और पूर्वोत्तर हो जाता है आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तो इसको अगर भारत को हम अगर ऐसे करते हैं तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये आपका इंदिरा कॉल हो गया, और ये इंदिरा पॉइंट हो गया कन्याकुमारी। और ये आपका जो ये यहाँ पर जो आता है ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथु हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका ये गुहार माता गुजरात, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम जब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने लग जाते हैं तो भूल जाते हैं, और कई बार बहुत इजीली यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है। तो स्थलीय सीमाओं में भारत की कुल लंबाई जो है, स्थलीय लंबाई जो है भारत की कुल 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, चीन, नेपाल, भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। अगर पूरे भारत का ऐसे हम लोग अगर देखते हैं तो आप ये अगर जब भी अगर समझना हो तो हमेशा ऐसे समझना चाहिए। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बांग्लादेश, म्यांमार,
और अगर हम लोग इसको बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में ये आपका यहाँ ये तो इतना बड़ा आपका चीन दिख रहा है, नेपाल है और भूटान है। अगर इसको हम लोग पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाता है। तो ये भारत के क्या हैं, ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये जो पड़ोसी देश हैं इसमें भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है ये बांग्लादेश से। ठीक है, ये बांग्लादेश से मिलती है। ऐसे देखोगे तो ये मतलब आपको ये बड़ा लगता है ये वाला, लेकिन अगर इसको घुमा के देखोगे तो ये ज़्यादा बड़ा, मतलब ये ज़्यादा बड़ा निकलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, मतलब आप कह सकते हैं सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ है। बस इतना ही मिलता है, आप समझ लो, अफगानिस्तान के साथ बस इतना ही। तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। तो भारत बांग्लादेश सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने जान लिया कि ये सबसे बड़ा है। तो इसकी कुल लंबाई है 4000, ठीक है, 96.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है। और ये भारत की स्थलीय सीमा का जो कि 15,200 है, उसका लगभग 27% है। कितना है, 27%। ये 27% है कुल स्थलीय सीमा का बांग्लादेश का सीमा। बांग्लादेश से सटा हुआ जो स्थलीय क्षेत्र है वो कुल स्थलीय क्षेत्र का 27% है। तो भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे बड़ी है वो कितनी है, तो वो है 4096.7 किलोमीटर। तो भारत के 5 राज्य, आज फिर वो थोड़ा फॉन्ट का इशू आ रहा है। ये लैपटॉप पर जब मैं देखती हूँ, जब कंटेंट टीम भेजती है, लैपटॉप पर देखती हूँ तो लैपटॉप पर बिल्कुल सही होता है और बोर्ड पर ये इशू आ रहा है, वो लोग भी पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भारत के 5 राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये इसको, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। तो इसको कुल 5 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये जो है बांग्लादेश की सीमा से, और बांग्लादेश नहीं मतलब बांग्लादेश से। तो ये 5 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और सबसे जो है इन पांचों राज्यों में सबसे लंबी जो सीमा है वो देखो, ये वेस्ट बंगाल है। तो सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल की मिलती है। 5 राज्यों में सबसे लंबा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो है आपका वेस्ट बंगाल का, और वो है आपका 2217 किलोमीटर। 2217 किलोमीटर की लंबाई है बॉर्डर की, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का। तो आपको तो पता ही है, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोग घुसोगे तो आपको पता ही है कि ये बंगाल प्रांत था, और कर्जन ने 1905 में बांटा था। 1905 में कर्जन ने बांटा था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। खैर बहुत विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ उसके लिए, और अंत में 1911 में फिर इसको कंबाइन कर दिया गया था। लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ, ये बंटवारा में चला गया पाकिस्तान के हिस्से में। तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अच्छा, किस सेंस से पाकिस्तान ने इसको लिया था, खैर उस समय वही में जो वो पॉपुलेशन में जैसे कहाँ मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है, इसी के आधार पर बांग्लादेश को उसने लिया था। पर अगर आप पूरा बॉर्डर देखोगे तो यहाँ है पाकिस्तान पूरा,
और यहाँ है ये बांग्लादेश, और ये पाकिस्तान का मतलब ये बिल्कुल उल्टा ही था, एक तरह से एकदम अलग से कटा हुआ। तो 71 में ये भी जो है अलग हो गया। तो 71 से 1971 से अब ये बन गया बांग्लादेश। और ये डिजर्व करता था, है ना, ये डिजर्व करता था, ये इकलौता सा, ये छोटा सा इसके बीच में ये देश है बांग्लादेश, और ये अपना एक छोटा सा देश अब खुश है। पाकिस्तान जितना तो खैर यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इससे हमारे 5 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, क्योंकि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उन 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा रेखा है वेस्ट बंगाल की, क्योंकि पहले वेस्ट बंगाल और ये बंगाल एक ही था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी कहानी पीछे जाकर बताई। और दूसरे नंबर पर त्रिपुरा का स्थान है, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा का स्थान है, ठीक है। तो ये सीमा पूरी तरह से जो है मानव निर्मित सीमा है। और अब हम लोग बात करते हैं इंडो चाइना की, भारत चीन सीमा की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो है ये पूरा का पूरा ये चीन है। तो यहां से इसका भारत, मतलब ऊपर से आप छोड़ दो, इसकी ये शुरू होता है यहां से, मतलब यहां से एक तरह से इसका शुरू हो जाता है भारत के साथ, यहां से। तो ये पूरा आप ये समझ लो कि ये चीन है। तो यहां तो ये नेपाल आ गया, पर यहां तक ये टच करता है। और फिर वापस जब हम आते हैं तो फिर यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है, यहां से इसका हो गया। इसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये भारत का ये जो पूर्वोत्तर है, ये फिर यहाँ से टच करने लग जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो है ये आपका इंडो चाइना का ये बॉर्डर है, ये आपका हमारा। तो इसमें जो है ये सीमा ये जो सीमा जो मैंने आपको ऐसे खींच के बताया, बीच में भूटान आ जाता है, फिर वापस यहाँ से शुरू होता है। तो ये यहाँ तक ऐसे। तो ये जो है ये पूरी की पूरी जो इसकी लंबाई है ये है 3488 किलोमीटर। तो भारत और चीन का बॉर्डर जो है उसकी पूरी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। और ये प्राकृतिक सीमा है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। बांग्लादेश के बाद किसी देश से भारत का सीमा रेखा जो सबसे बड़ा है तो वो है चीन के साथ। तो 3488 किलोमीटर इसका बॉर्डर की लंबाई है। और इस सीमा को भी मतलब भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे मिलते हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका जो है आ गया, सबसे पहले लेह लद्दाख आ गया, ठीक है, लेह लद्दाख आ गया। उसके बाद लेह है, ये आपका ये कारगिल, लेह, ये सारा। और फिर इसके बाद आते हो तो यहाँ पर आ गया हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद फिर आ गया आपका उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब नेपाल आ गया है बीच में, तो टूट गई सीमा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है सिक्किम, और सिक्किम के बाद फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ पर इससे भी हमारे जैसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख जो है हमारा क्या हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये भारत चीन की सीमा थी। तो इस सीमा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो है यहाँ पर, सर्वाधिक लंबाई जो आप देख रहे हो वो कहाँ पर है? यहाँ पर, ये सर्वाधिक लंबाई है। तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। इसीलिए पहला जो 1962 में जो चीन ने हमला किया था तो वो उसने अरुणाचल प्रदेश यहीं पर आया था वो, और नेफा को पूरा कैप्चर कर लिया था। तो ये अरुणाचल प्रदेश को वो तिब्बत का अंग मानता है। जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का नहीं मानता, वो तिब्बत का अंग मानता है अरुणाचल प्रदेश को। तो ये जो है इसको लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। तो अगर इसको पूरी तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो हम इसको 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं। जो चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसको हम तीन भाग में विभक्त कर सकते हैं। तो पश्चिमी सीमा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर को चीन के सिकियांग प्रांत से अलग करता है। जम्मू कश्मीर को
चीन के सिकियांग प्रांत से ये अलग करता है, ये पश्चिम में, ठीक है। और फिर जो मध्यवर्ती सीमा की बात करते हैं तो यहां पर ये हो जाता है मध्यवर्ती सीमा, यहां पर। तो ये जो मध्यवर्ती सीमा है यहां पर हो जाता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ये स्पर्श करता है। और उसके बाद हम लोग फिर यहां पर आ जाते हैं, जो कि ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। मतलब यहाँ छोटा सा सिक्किम है और फिर यहाँ पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दक्षिणी तिब्बत का ये अंग मानता है इसको, अभी तक चल ही रहा है इस पे। भारत पाकिस्तान सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान सीमा का विस्तार 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के साथ इस हमारा जो बॉर्डर है। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं, जो भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। और जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। तो ये सर रेड क्लिफ ने खींचा था तो इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो ये जो 3323 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है, ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, इसको स्पर्श करता है। ये वाला जो बॉर्डर है आपका, ये रेड क्लिफ लाइन है ये आपका, ठीक है। तो इसको स्पर्श करता है। 1947 में रेड क्लिफ ने इसको कहते हैं कि इनको लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय दिया गया था बॉर्डर का निर्धारण करने के लिए, और इन्होंने पूरा टाइम पास किया था। जो पैसा वैसा दिया गया था उसको भी ऐसे ही खा पीकर उड़ाया था, और फिर एक दिन भारत का नक्शा लिया था और एक ऐसे लाइन उन्होंने ऐसे खींच दी थी। मतलब ये लाइन लोगों के आंगन से गुजरी थी, लोगों के आंगन से, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से विवादित रेखा है, पूरी तरह से, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो सुपर इम्पोज्ड, इंसान द्वारा बनाया गया रेखा है ये, रेखा है ये। और इसके कारण जो है 1948 जैसी आज़ादी के तुरंत बाद आपने देखा जो पीओके है उसी समय चला गया था ना पाकिस्तान के पास। 1965, 71 और फिर 1999, ये जो है कुल 4 बार दोनों देशों के मध्य युद्ध हो चुका है, और ये युद्ध भी निर्णायक नहीं हुए, ये युद्ध भी निर्णायक नहीं हुए। और विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है, तो एक तो है ये कश्मीर का इतिहास आप जानते हैं। राजा हरि सिंह ने जब अंत में विलय पत्र पर साइन किया तभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया घुसपैठिए के रूप में, घुसपैठिए के रूप में ही उसने 1999 में भी किया था। और उसने पाकिस्तान, जो अभी कश्मीर भारत के पास है, उससे बड़ा हिस्सा उसने ले लिया, जिसको हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अब पाकिस्तान चाहता है कि जो बचा हुआ कश्मीर है भारत के पास वो भी उसको मिल जाए, और भारत ये चाहता है कि ये जो पीओके जो चला गया उनके पास, पाकिस्तान के पास, वो हमको मिल जाए। तो ये मुद्दा है एक कश्मीर का। इसके साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर भी एक मुद्दा है, जो कि एक सामरिक बॉर्डर है। सियाचिन ग्लेशियर भी एक मुद्दा है। और इसके साथ साथ इसका यहाँ पर जो गुजरात के पास, जो यहाँ पर इसका टच होता है, गुजरात के पास यहाँ पर, वो है कच्छ का रण, एक दलदली एरिया है। और कच्छ का जो रण है वहाँ पर जो सरक्रीक है, कच्छ का रण और सरक्रीक, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है झगड़े का। और ये बॉर्डर इतने ज़्यादा क्लोज्ड हैं कि तार वार का बेड़ लगा के भी बड़ी मुश्किल से, बेड़ भी हर जगह नहीं है, हर जगह वो बेड़ भी नहीं है। और आप लोगों ने मतलब कई फिल्में देखी हैं। अभी एक बड़ा मुद्दा वो क्या था जो पंजाब का था, जिसको अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज किया, बहुत लंबा चला, वो मीडिया ने उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। लास्टली पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा उसे, बेचारे की बकरी या भेड़ चला गया था बॉर्डर के उस तरफ। तो बॉर्डर के उस तरफ गलती से भी अगर आपने पैर रख दिया
तो आपको क्या मान लिया जाता है? आपको मान लिया जाता है कि आप जो है जासूस हो भारत की। तो दुश्मनी कुछ इस तरह से है, तो इसको लेकर पाकिस्तान के साथ चलता रहता है। नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेपाल की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर लंबी है, 1751 किलोमीटर लंबी है। और ये जो है मतलब पश्चिम में नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड, त्रिसंधी से प्रारंभ होकर पूरब में सिक्किम तक ये जाती है। तो ये देखो, ये बॉर्डर है, आप पूरी तरह से यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ से शुरू हो गया। तो ये है आपका उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया। अब फिर ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के बाद ये हो गया आपका बिहार, ये बिहार हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे पूरी तरह से नेपाल अपना ही देश लगता है कि जैसे भारत का ही कभी अंग रहा हो, ऐसा देख कर लगता है नेपाल को। और फिर इसके बाद जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपका ये हो गया, आपका ये सिलीगुड़ी, ये पश्चिम बंगाल, और फिर ये हो गया आपका दार्जिलिंग, और ये हो गया आपका सिक्किम। तो ये ऐसे ये जाके ये जाता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और इन राज्यों में सबसे लंबा सीमा रेखा किसके साथ है? तो वो है बिहार। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये आपका ये शुरू हो गया है यहां से, ये यहां से शुरू हो गया है बिहार। तो यहां से ये शुरू हो गया है, देख रहे हो ना। तो ये सबसे लंबा है बिहार का ये सबसे लंबा है, ये वाला। तो इन सभी राज्यों में 1, 2, 3, 4, 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन पांचों में सबसे लंबी सीमा रेखा नेपाल की किसके साथ है? बिहार के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यांमार की। तो अगर हम लोग म्यांमार की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहां पर इनसे जो है ये टच करता है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को ये स्पर्श करता है। और इसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य से? ये सब याद रखना है आपको। तो अरुणाचल प्रदेश से इसकी सर्वाधिक लंबाई जो है यहां पर अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। सबसे लंबा यहां पर अरुणाचल प्रदेश से। और ये 520 किलोमीटर है, 520 किलोमीटर। और मिजोरम में है 510 किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में केवल इतना ही फर्क है कि 10 किलोमीटर का केवल गैप है, सिर्फ 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो म्यांमार का जो है अराकान और यामा पर्वत भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं ये पूरी तरह जो है अराकान और यामा पर्वत। और दोनों देश के मध्य की ये जो सीमा का निर्धारण है वो 1826 के यांडबू के संधि के आधार पर हुई थी। तो यांडबू की संधि सुना है आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। तो इतिहास में आप लोगों ने एंग्लो बर्मा वॉर पढ़ा है। एंग्लो बर्मा वॉर जो कि 1814 से शुरू हुआ था। और ये बर्मा जो ब्रिटिशर्स थे उनको बर्मा में लालच क्या था? बर्मा का जंगली जो संसाधन था, क्योंकि उस समय रेलवे लाइन बिछ रही थी। और रेलवे लाइन जो अंग्रेजी उपनिवेश थे वहां तो बिछ ही रही थी, उनको उस समय उनका विस्तार इंग्लैंड में भी हो रहा था। तो उनको रेलवे स्लीपर्स के लिए लकड़ियां चाहिए थी, और साथ साथ उद्योगों की भी स्थापना हो रही थी। तो उद्योगों के लिए भी लकड़ियां चाहिए थी, है ना, उद्योगों के लिए भी लकड़ियां चाहिए थी। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि मतलब इनको बर्मा से ऐसी कुछ खास दुश्मनी नहीं थी इनकी, लेकिन इन लोगों ने किया क्या कि मतलब अब इनको तो चाहिए था, इनको किसी भी तरह बर्मा भी चाहिए था इनको।
तो उसके लिए इन लोगों ने झगड़ा इनिशिएट किया एक तरह से, और बर्मा पर इन लोगों ने हमला करना शुरू किया। तो उसी में जो द्वितीय बर्मन वॉर रहा, तो उस समय एक संधि हुई थी यंडाबू की संधि हुई थी 1826 में, और ये यंडाबू के संधि के समय ही इस बॉर्डर को मान लिया गया था, और तब से ही ये बॉर्डर है ये। और फिर इसका सही निर्धारण 10 मार्च 1967 की द्विपक्षीय संधि के द्वारा हो गया था। तो बर्मा के साथ भारत का ठीक ठाक रिलेशन रहा है। कभी कभी जो आप देखोगे कि जो चीन है वो थोड़ा सा वो करता रहता है, जैसे अभी नेपाल के साथ उसने किया है, लेकिन नेपाल के साथ, बर्मा के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध रहा है। पर हाल के दिनों में थोड़ा सा उसमें देखा गया है फ्लक्चुएशन, और उस शक्ति संतुलन में कई सारी बातें हो जाया करती हैं। तो आप लोग आईआर में ये सब पढ़ा करते हैं। तो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? आपने देखा कई राज्यों का नाम आया बार बार, जो कि मिलते हैं, जिनका बॉर्डर मिलता है दूसरे देशों के साथ। तो एक राज्य जो एक से अधिक देशों की सीमा को टच करता है, उसमें कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो देखिए, इसमें आप पहला कौन सा हो गया? पहला लद्दाख हो गया। पहला लद्दाख है, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, तीन देशों को इसका जो है बॉर्डर टच करता है। 3 देशों को। पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों को जो है एक सलाह मैं देती हूँ अभी, तब तक आप लोग इस टेबल को देखिए। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। मतलब बाबा रामदेव ही नहीं, बहुत सारे योग के लोग कहते हैं पानी हमेशा बैठ कर पियो। तो बस इसीलिए आप लोगों से 1 मिनट का ब्रेक। हाँ जी, तो पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, और पानी पीने के तुरंत बाद आप जैसे खड़े भी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा बैठ के पानी पियो, और थोड़ी देर 20 सेकेंड 30, मतलब अगर टाइम है तो 1-2 मिनट तक है। तो ये सब ऐसे कहने वाली बातें नहीं है। इन सब का हमारा शरीर क्या है? मशीन है। इसके भीतर सभी कल पुर्जे लगे हुए हैं, उसमें से एक भी खराब होता है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये बिल्कुल मशीन ही है आपकी बॉडी। तो मशीन का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो सही तरीके से काम करती रहे, चलता रहे, और इसके टाइम पे मरम्मत भी करना पड़ता है। तो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, तो लद्दाख 3 देशों को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार, यहां पर देखा आपने। फिर असम है, ये बांग्लादेश और भूटान को टच करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार को। उत्तराखंड चीन और नेपाल को। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को। आप देख पा रहे हैं कि लद्दाख के बाद पश्चिम बंगाल ही है जो 3 देशों को छूता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, और सिक्किम भी नेपाल, चीन और भूटान को टच करता है। तो ये ऐसे राज्य हैं और संशासित प्रदेश जो एक से ज़्यादा देशों के साथ अपनी सीमा को साझा
करते हैं। ठीक है, अब भारत भूटान सीमा की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये है भूटान, और ये छोटा सा भूटान है। जब आप यहां पर देखते हैं आप, तो यहां पर ये देखिए, ये आपका नेपाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहीं पर एक छोटा सा ये भूटान है। 699 किलोमीटर इसकी सीमा है, और ये भारत के 4 राज्यों को ये छूता है। और ये है आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जैसे असम का जो मानस जो सैंक्चुरी है, मानस अभयारण्य जो है, वो मतलब वो उसकी जो नदी है वो बहती हुई इस देश में जाती है। तो मतलब ये है कि जैसे ये पूरी तरह से क्लोज्ड है एकदम। तो यहाँ पर जो है आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को की सीमा इसको स्पर्श करती है। और सर्वाधिक लंबाई है असम में, जिसको अब असम कहने लग गए हैं। तो सर्वाधिक लंबाई असम के साथ है इसका, और इसका निर्धारण इस बॉर्डर का हो गया था 1949 में। 1949 की संधि के द्वारा दोनों देशों की सीमा का निर्धारण हो गया था। मतलब ये दोनों देशों के मध्य अच्छा संबंध है, सैन्य सहयोग भी की भी संधि है, और कुछ खास विवाद इनके साथ नहीं है हमारा। मतलब भूटान के साथ ज्यादा विवाद नहीं है, और बड़ा ही सुंदर खूबसूरत भी है। प्राकृतिक देखें तो बहुत खूबसूरत देश है ये, और शांत प्रिय देश भी है। और आप कह सकते हैं कि खुशहाली इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब ये यहीं से शुरू हुआ था, ये नंबर 1 पे आ जाता है। अगर हमारे सभी पड़ोसी देशों में देखो तो सबसे खुशहाल और तरक्की करने वाला देश यही है। तो ये जो है, अब हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की सबसे छोटा बॉर्डर, सबसे छोटी सीमा रेखा, सिर्फ 106 किलोमीटर की। ठीक है, सिर्फ 106 किलोमीटर की है। और स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण 1896 में मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको डुरंड लाइन भी हम कहते हैं। और अगर आपने इतिहास पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने इतिहास पढ़ी है तो आपको पता है कि एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था, और अफगानिस्तान पर भी ब्रिटिशर्स कब्जा करना चाहते थे, ताकि वो रूस और भारत के बीच अफगानिस्तान को वो एक बफर स्टेट के रूप में रख सकें। लेकिन अफगानिस्तान के लोग शांति प्रिय नहीं, स्वतंत्रता प्रिय थे, और कभी वहां पर सफलतापूर्वक ब्रिटिशर्स कभी शासन कर नहीं पाए, और उनको अंत में छोड़ना पड़ा था अफगानिस्तान को। बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक है। भारत की जनजातियों की भी एक मैप के साथ ले लूंगी, ये वैसे भी आपके इंडियन सोसाइटी का ये टॉपिक रहेगा। अब हम लोग भारत की जलीय सीमा की बात करते हैं। ये देखो, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो ना, ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, ये जलीय सीमा है भारत का। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये यहां से ऐसे ऐसे जो है, ये आपका, जैसे आप लोग जब भारत का, जैसे ये व्यापार भी, मतलब पहले भारत इस तरफ से ही व्यापार किया करता था। जब यहां से, जब ये वाला रास्ता नहीं खोजा था, यहाँ पर जैसे केप ऑफ गुड होप होकर जब यहाँ पर आए थे, ये से नहीं आए थे, तो भारत इन्हीं दोनों रास्ते से व्यापार किया करता था, जिसमें सबसे ज़्यादा ये वाला रास्ता चलता था। तो थोड़ा सा जलीय, थोड़ा सा स्थलीय, तो लाल सागर और काला सागर से होकर भारत, ये इसको हम अरब की खाड़ी कहते थे, इसको अरब की खाड़ी, तो यहाँ से व्यापार किया करता था भारत। तो ये भारत का ये पूरा का पूरा जो है, ये आपका जलीय सीमा है। तो जलीय सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है कुल 6100 किलोमीटर है।
ये सब आप लोगों को याद रखना है, छोटी छोटी चीजें, भूलने वाली चीजें। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और इससे कुल जो है, कुल अलग अलग राज्य के 66 जिले, यानी 9 राज्य, कुल 9 राज्य को स्पर्श करते हैं ये। मतलब भारत में समुद्र तट से लगे हुए कुल 9 राज्य हैं, समुद्र तट से लगे हुए कुल 9 राज्य, और इन 9 राज्यों के 66 जिले इस तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे लंबा जो है आपका गुजरात है। और जब आप यहाँ से देखना शुरू करोगे तो यहीं से आपको गिनना चालू कर दो, यहाँ से लेकर, और यहाँ से अगर गिनना चालू कर दोगे तो ऐसे ही आप गिन लोगे इसको। अब जैसे यहाँ पर आ गया आपका गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और फिर आपका यहाँ पर आपका कर्नाटक के बाद यहाँ पर एक छोटा सा केरल आ गया, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये राज्य हैं आपके कुल लगे हुए, है ना। और इन राज्यों के कुल 66 जिले इसे लगे हुए हैं। और इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनके केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दमन एंड दीव है, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार, ये वो तो आइलैंड ही है, खैर वो तो आइलैंड ही है, वो तो समुद्र के बीच में ही है। पुदुचेरी, ये सारे, मतलब ये जो है ये आपके 4 तटीय वो जो है सीमा को वो स्पर्श करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा लंबाई वाला राज्य, मतलब जिसका सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबे तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, जिसकी लंबाई 1215 किलोमीटर है। 1215 किलोमीटर। तो ये तो कई बार आप लोग वो करते हैं। तो भारत में सिर्फ 5 तट रेखा वाले राज्य, ज्यादा से लेकर कम करते हुए अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ 5 तट रेखा वाले जो राज्य हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। टॉप 5 स्टेट्स जिनका मतलब लंबा समुद्र तट है, लंबा तटीय रेखा है, तो वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। 1 सेकेंड दीजिए। तो कोस्टल जोन्स ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अनुसार भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। और जो द्वीपों को मिला देते हैं तो द्वीपों के तटीय लंबाई को जो है 2094 किलोमीटर अंकित किया गया है, जो आइलैंड्स हैं उनके लंबाई को। तो ये कोस्टल जोन्स ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा किया हुआ। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन व्यवस्था के अनुसार जैसे किसी देश की जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 भागों में, एक प्रादेशिक जल सीमा होता है, टेरिटोरियल सी, फिर उसे एक जुड़ा हुआ जो संलग्न क्षेत्र होता है वो, और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम ऐसा होता है कि जो तट होते हैं तो वो ऐसे उबड़ खाबड़ होते हैं ना, जैसे ऐसे होते हैं, मान लो जैसे ऐसे 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 तट होता है। जब आप टॉप व्यू देखोगे तो जो तट है वो ऐसे तो एक साथ ऐसे तो जाते नहीं है, ये ऐसे उबड़ खाबड़ जाते हैं। तो एक आधार रेखा ऐसे बना दिया जाता है, एक ऐसे,
ऐसे एक आधार रेखा बना दिया जाता है और फिर वहां से उसको फिर ऐसे काउंट किया जाता है। तो उसी के आधार पर इसको बांटा जाता है। तो जो भारत का जो मतलब महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रफल है वो है आपका जो है 3,72,424 वर्ग किलोमीटर। और जो औसत समुद्र तल मापन हमेशा भारत का किया कहा जाता है तो चेन्नई से। वो आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखते हो ना, सी लेवल लिखा रहता है, रेलवे स्टेशन पर देखते होगे, या फिर आप जब पहाड़ वहाड़ पर जाते हो तो वहां से भी लिखा, वहां पर भी लिखा रहता है कि सी लेवल से इसकी ऊंचाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये जो मापन कहां से किया जाता है? चेन्नई से, ये चेन्नई से किया जाता है। और भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले जो प्रमुख द्वीप हैं वो मालदीव, सेशेल्स, चैगोस, अल्दाना, फरकाहार, डेस्चोरस, मॉरिशस, डियांगो गार्सिया एक ही है, और मेडागास्कर, ये सब जो है हिंद महासागर में पाए जाने वाले ये प्रमुख द्वीप है। ये बेचारे कभी भी डूब जाएंगे, जिस तरह से बढ़ रहा है सी लेवल, जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इनमें से बहुत सारे तो मतलब कहते हैं अपना वो भी बना के करके रखा है इन लोगों ने कि हम कभी भी समुद्र के भीतर चले जाएंगे। जो जलीय पड़ोसी देश हैं तो इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है समुद्र के बीचों बीच। मतलब आप जब इसमें देखोगे तो जैसे यहाँ पर अंडमान है, ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ये पूरा भारत है और यहाँ पर ये अंडमान है, अंडमान, और ये यहाँ पर निकोबार है। ठीक है, तो ये मतलब इतनी दूर है, आप ये देख रहे हो ना, ये मतलब ये पूरे राज्यों से यहाँ पर है ये। तो ये दो मतलब आइलैंड्स हैं ये। और समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश जो है वो है श्रीलंका। ये देश जैसे देखो, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान और निकोबार है, और ये लक्षद्वीप है, और ये आपका जो है आपका दमन एंड दीव है। तो ये तो खैर भारत के हो गए सारे। और अगर हम लोग विदेशी किसी देश की बात करें तो ये आप देख रहे हो ना, ये श्रीलंका है। तो सबसे निकट जो पड़ोसी देश है, सबसे निकट का जो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है आपका भारत का। और ये तो उसके बाद आपका जब इससे थोड़ा सा नीचे आप जब उतरते हो तो इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, और यहाँ पर जैसे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश यहाँ पर है ना बंगाल की खाड़ी में, ये बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सब भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए देश हैं। तो ये समुद्री सीमा से लगे हुए माने नीचे की तरफ। अभी तक आपने स्थलीय सीमा वाले सभी देशों को पढ़ा इनका, और ये जो है समुद्री सीमा से। अब इसमें अगर आप लोग अगर बात करते हो तो हम लोग बात कर सकते हैं कि बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये हम स्थल से भी जुड़ा हुआ है, स्थल से भी, स्थलीय बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है, और ये आपके समुद्री बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। और ये समुद्र की दूरी को जो है हम लोग नॉटिकल माइल्स कहते हैं। जो एक जैसे कहते हैं कि समुद्री जो वो होता है आपका, उसको हम नॉटिकल माइल्स, मतलब समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल से जोड़ा जाता है। तो ये जो है आप लोगों का मतलब आप ये समझ लो कि जो भी क्षेत्रीय वो देखते हैं हम लोग समुद्री सीमा में, क्षेत्रीय सागर के आधार रेखा से जो देखते हैं, तो वो 12 समुद्री माइल की 12 मतलब इसको नॉटिकल मील्स कहते हैं। हिंदी में समुद्री मील कहते हैं और इंग्लिश में नॉटिकल मील कहते हैं। तो नॉटिकल माइल्स को करते हैं। तो एक नॉटिकल्स माइल को ही हिंदी में समुद्री दूरी कहते हैं, समुद्री मील कहते हैं उसको। और एक नॉटिकल माइल में जो है 1.8, ठीक है, एक नॉटिकल माइल में आपका 1.8 माइल होता है। ऐसे सिंपल जो माइल्स हम लोग जोड़ते हैं तो 12 नॉटिकल्स माइल सीमा होती है। आप उसमें ही अपनी सभी आर्थिक गतिविधियां आप करते हो। ये कुछ आपका ये है कि सिर्फ 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले जो हैं तो वो भारत में है कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर,
ये शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले हैं और 5 ऐसे क्षेत्रफल वाले राज्य जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ये भौगोलिक क्षेत्र वाले हैं। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान के पहले आपको मतलब पता है कि जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, पर उत्तराखंड के अलग होने के बाद राजस्थान आ चुका है। अब राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ चुका है और फिर गुजरात, उसके बाद ये आपका गुजरात है। ठीक है, तो ये आपके जो है सिर्फ 5 क्षेत्र बोले हैं। और कुछ भारत की उस पर बात कर लेते हैं, जनगणना पर। तो जनगणना ये 15वीं जनगणना के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। अब तो 2021 आ गया है और आपको पता है कि जो 1881 से जो रिपन ने नियमित जनगणना शुरू की। आपको पता है ना कि भारत में हमेशा ऐसे लिंक कर दिया कीजिए। ठीक है, तो अगर आप याद करेंगे तो भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई, 1871। लॉर्ड मेयो के समय भारत की पहली जनगणना। और फिर रिपन आए, तो रिपन ने 1881 में जो जनगणना कराई, उसके बाद से भारत में हर 10 साल पर नियमित जनगणना हो रही है। इसीलिए ये ऑड नंबर आता है हमेशा। तो 2011 में 15वीं जनगणना हुई और अब 2021 में 16वीं जनगणना होगी। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपके, वो आपके पुराने होने वाले हैं जनगणना वाले, क्योंकि लेकिन 2021 में आप जब अपीयर होंगे, मुझे नहीं लगता कि तब तक जनगणना कंप्लीट हो पाएगी, स्पेशली कोविड को देखते हुए ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल इसी जनगणना के आधार पर भारत का परिचय चल रहा है। तो इसी जनगणना के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के करंगुकू में अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के यमन। ठीक है, तो ये 2 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ये 2 जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो नागालैंड का लोंगलेंग है। ठीक है, नागालैंड का लोंगलेंग और किफरे, ये न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं। और सर्वाधिक वृद्धि दर वाले अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी में। और 2 सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य अगर हम लोग बात करें, वृद्धि दर समझते हो ना, वृद्धि दर का मतलब कि जनसंख्या कितनी आपकी बढ़ रही है, जनसंख्या में मतलब आपकी वृद्धि कितनी हो रही है। तो पिछले जनगणना से इस जनगणना में आपकी कितनी वृद्धि हुई है टोटल पॉपुलेशन में। तो ये जो वृद्धि दर है, तो वृद्धि दर में केंद्र शासित क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली है, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये जो है यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर मापा गया जनसंख्या का। निम्न वृद्धि दर वाले 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें जो है 2 राज्य हैं ये आपके नागालैंड और केरल। यहाँ पर निम्नतम देखा गया, न्यूनतम माइनस में जा रहा है। नागालैंड में तो आप देख लो माइनस में चला गया है, और केरल में ये 4.9% है। तो केरल तो पूरी तरह नियंत्रित कर चुका है। केरल जो है पूरी तरह अपनी जनसंख्या को, मैंने आप लोगों को एक बार डेमोग्राफिक वो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उसमें जैसे 3 स्टेज देखा जाता है। तो पहला स्टेज होता है, पहले स्टेज में ऐसा होता है कि जनसंख्या जिस हिसाब से जन्म दर होता है उसी हिसाब से मृत्यु दर होता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अनियंत्रित होते हैं। तो वो एक पिछड़ा हुआ देश होता है जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं होती, और जन्म दर मृत्यु दर दोनों इसी तरह से अनियंत्रित चलता रहता है। फिर दूसरा स्टेज आता है जब देश मृत्यु दर को कंट्रोल कर लेता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं वगैरह को बहाल करके मृत्यु दर को वो कंट्रोल कर लेता है।
कंट्रोल करने की कोशिश करता है जन्म दर को भी, लेकिन जन्म दर क्या है कि जैसे चाइना ने तो एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया था बिल्कुल कि 2 से ज्यादा करोगे ही नहीं, कर ही नहीं सकता था कोई, तो उसने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया पूरी तरह से। लेकिन भारत में क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जन्म दर को आप फोर्स नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते और आप केवल अपील कर पाते हो। हालांकि एक बार इमरजेंसी में कोशिश की गई थी, संजय गांधी ने एक बार कोशिश की थी और जबरदस्ती मतलब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए नसबंदी अभियान चलाया था, लेकिन उसको अलोकतांत्रिक कार्य माना गया। तो जन्म दर जिस हिसाब से मृत्यु दर रोका गया उस हिसाब से जन्म दर नियंत्रित नहीं हुआ, तो भारत में जनसंख्या फिर तेजी से बढ़ा। जनसंख्या, इसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट हुआ भारत में, तेजी से जनसंख्या बढ़ा भारत में। और खैर भारत को इसका डिविडेंड भी मिलने वाला है, जिसको हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं कि भारत में युवा जनसंख्या बढ़ रही है भारत में। जहां यूरोप में बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, उस तरह से भारत में देखा जाए तो भारत में युवा जनसंख्या बढ़ रही है। तो भारत अभी ये बीच वाले उसी में है। पर भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जो 3rd स्टेज में पहुंच चुका है, जिसमें हमारे सभी विकसित देश पहुंच गए हैं, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को नियंत्रित कर लिया गया है। तो केरल एक ऐसा ही राज्य है जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को नियंत्रित कर लिया गया है। अभी भारत को इस स्टेज पर पहुंचने में अभी वक्त लगेगा अभी पहुंचने में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत में 2 जिले हैं, महाराष्ट्र का ठाणे और पश्चिम बंगाल का 24 परगना, उत्तर 24 परगना। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 2 जिले, तो महाराष्ट्र का ठाणे है उसमें एक, और जिसमें आप देख पा रहे हो 1,10,54,131 है जनसंख्या। और पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना, इसमें है आपका 1,82,08,52। ठीक है, 52, 1 करोड़, ये यहाँ पर आपका, हाँ इससे थोड़ा कम है ना, यहाँ पर 1,10,54,131 है और यहाँ पर 1,82,0852 है। तो ये मतलब ये इसका जो है, फिर भी ये 2 सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले हैं, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश में ही है, दिबांग घाटी है, और दिबांग, और दूसरा है अंजाव, दिबांग और अंजाव। तो दिबांग घाटी में केवल कितने लोग हैं? 7,948 लोग, और अंजाव में जो है आपका 12,000 लोग हैं। तो ये न्यूनतम है ये आपका। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य तो अपना उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं इसमें। ठीक है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और इसमें जो है मतलब 2001 से 11 के बीच 593, और 2011 में जो है आपका ये 640 जिले, कुल नए 47 जिले आप इसमें बने हैं। ठीक है, कुल नए जो है 47 जिले बन गए हैं 2001 से 2011 के बीच। देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला नागालैंड का लांगलेंग है, नागालैंड का नागलेंग और किफरे। मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देख पा रहे हैं कि वृद्धि दर कम है, वृद्धि दर पूर्वोत्तर के राज्यों में। अब जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं इसी पर बेस्ड, इसी पर जो अभी हमने सेशन लिया है इसी पर बेस्ड हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है कि आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है?
क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हैं आप दाऊ जी? तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया है डी। तो राइट आंसर आप देख लीजिए, राइट आंसर आपका डी ही है। ठीक है, राइट आंसर डी है। तो ये भारत और श्रीलंका, जो आदम का पुल है, एडम ब्रिज भी कहते हैं इसको, और कुछ लोग इसी को मानते हैं, वो राम जी वाला बनाया हुआ जो बंदरों ने बनाया था ना, जो बंदरों ने बनाया था, कुछ लोग इसी को मानते हैं। तो ये जो है ये भारत एवं श्रीलंका के बीच है। और ये जो है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। मतलब जो समुद्र का हम लोग बात कर रहे थे, जो समुद्र का हम लोग बात कर रहे थे, तो EEZ जिसको हम कहते हैं, तो ये इसका आप बताएं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं क्रिश आप। ऑप्शनल हिस्ट्री कल है, कल 11 बजे है, कल 11 बजे है ये। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करना आप लोगों को, ये बीच बीच में पता नहीं कैसे ब्लैंक आ गया है। बी है 200 समुद्री मील। ये क्वेश्चन देखिए, तीन लाइन है, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। हमने खूब डिटेल में डिस्कस किया इसको। तो काफी कंफ्यूजन है आप लोगों को, ए बी सी सभी आंसर्स आ रहे हैं आपके, ए बी सी सभी आंसर्स आ रहे हैं। तो देखो उत्तर ए है इसमें, ए। तो जिन्होंने भी ए कहा है, हमने अभी पढ़ा है इसमें कि सारा बॉर्डर हमने पढ़ा है। तो जैसे इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो हमने काफी डिस्कस किया था इस पर, काफी डिस्कस किया था हमने, और मैंने आपको रेलवे स्टेशन का भी एग्जाम्पल दिया था कि रेलवे स्टेशन पर जो सी लेवल लिखा रहता है, तो ये जो है आपका चेन्नई है, बी है इसका उत्तर, चेन्नई। चेन्नई से नापा जाता है जो समुद्र तट है, वो सी लेवल जो है चेन्नई, आप जब चेन्नई जाओगे तो चेन्नई का काफी ऊपर है,
मतलब आपको जैसे कहीं पर भी आप जब बीच देखने जाते हो, जब आप कहीं पर बीच पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको नीचे उतरना पड़ता है, हल्का सा नीचे ऐसे उतर के जाना पड़ता है। लेकिन जब आप चेन्नई जाओगे तो जैसे ऐसा लगता है कि समुद्र सड़क पर ही चल बह रहा है। मैंने देखा है वहां का, तो मतलब इसीलिए वहां का नापा जाता है। कोई बात नहीं, आज अर्चना कल से आप टाइम पर आना। 10 अंश यानी 10 डिग्री, इसको 10 डिग्री भी कहते हैं। तो इसमें से कौन 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। ए है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार है। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा आपने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो काफी कंफ्यूजन है आप लोगों को इसमें भी। आप लोग ए बी सी सारा ही कह रहे हैं आप लोग, है। तो ये जो है आपका मणिपुर है, ठीक है, बी मणिपुर है ये। मणिपुर जो है, अगर आप कर्क रेखा को मैंने आपको मैप पर दिखाया है, और उस मैप पर जब आप कर्क रेखा को देखोगे और मैप को जब आप ऐसे ऐसे कर्क रेखा जो ऐसे निकल रही है, तो जब उत्तर दक्षिण आप देखोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। कर्क रेखा इनमें से कहां से गुजरती है? सारा एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूं, कोई बात नहीं। मैं अभी आप लोगों को पूरा मैप पर मैंने दिया है। आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग लेट आए हैं शायद। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से ये कौन कौन से इसमें राज्य हैं? तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है डी, और आप सब लोग सही हैं, ठीक है। आप सभी के सभी लोग, आप सभी लोग सही हैं, उनमें से सभी था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस तरह का है? मतलब वो सुपर इम्पोज्ड है, या पूर्ववर्ती सीमा है, पहले से निर्धारित, या उससे सीमा बनाया गया है? किस तरह का सीमा है ये? तो ये सुपर इम्पोज्ड है। हम लोगों ने पढ़ाई की थी, जैसे कई हमने बॉर्डर्स पढ़े, कहीं प्राकृतिक सीमा है, ठीक है, कहीं प्राकृतिक सीमा है, कहीं पर पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित कर दी गई है, कहीं पर अवशिष्ट है। ये जो है आपकी जो है अध्यारोपित है, क्योंकि इसको सीधा सीधा मैप पर लेकर, मैंने स्टोरी बताया था ना कि कैसे मैप पर लेकर
लाइन खींच दिया गया था। देशांतर पर अगर देखा होगा आपने तो इनमें से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऐसे दूरी रेलवे से दूरी नहीं देखना है, रेलवे से और फ्लाइट से। अगर देशांतर पर हम देखते हैं तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है? तो आंसर है आपका ए, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देशांतर पर जब आप देखोगे ग्लोब पर जब आप देखोगे तो ग्लोब पर आपको दिल्ली से जो नियरेस्ट शहर दिखेगा वो है बेंगलुरु। आरोही क्रम आप समझ रहे हैं ना, आरोही अवरोही, तो मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में, आपको एसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमने डिस्कस किया था तो उसका सीमा विस्तार के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, आरोही क्रम बताना है आपको। इसमें एक थोड़ी सी इसमें एक गलती है, पर फिर भी आप इसमें एक जो संभावित है उसको गेस करो आप, जो संभावित है। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब एसेंडिंग हुआ ना, एसेंडिंग हुआ। आरोही मतलब आपका ये होगा कम से ज्यादा। ओके, ठीक है, कम से ज्यादा आपको बताना है, कम से ज्यादा। अवरोही होता है ज्यादा से कम, तो कम से ज्यादा आपको बताना है। तो कम से ज्यादा में आप सब लोग बी कह रहे हैं, तो जो लोग भी बी कह रहे हैं वो लोग सही हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि सबसे बड़ा है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर है चीन। तो वैसे सबसे बड़ा बांग्लादेश की सीमा है, सबसे छोटा अफगानिस्तान की सीमा है, पर यहाँ पर क्योंकि अफगानिस्तान नहीं है तो उस तरह से हम लोग देखें तो फिर नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश आ जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, तो ये आरोही क्रम इसमें आपका बिल्कुल सही है, ये है ना। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म होती है और इसी तरह से मैं सभी सेशंस में लास्ट में आपके लिए एमसीक्यूज रखा करूंगी। और मीनाक्षी सोनतियाल को बहुत सही जवाब मानसून मुसाफिर ने दिया है, तो खैर वो आपस में ही आप लोग समझ लो। तो 10 दिसंबर से मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा इसमें जैसा कि मैंने बताया नहीं निकला है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट डेज पर चला करता है। जीएस बैच सभी पेपर के लिए जीएस का बैच मेरा चल रहा है, और इसमें जो मेरा तरीका है एनसीईआरटी से शुरू करके
नींव मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी से शुरू करके मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर नोट्स बनाते हुए चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं इस पे। जैसे यही आपको फ़र्क मिलेगा, यही फ़र्क मिलेगा आपको यूट्यूब से प्लस पर। तो नोट्स बनाते हुए, चैप्टर पढ़ते हुए नोट्स बनाते हुए मैं खुद पर्सनली चेक कर रही हूँ इसको, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है। यानी एक साथ आपकी प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, एक साथ आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। अगर आप प्लस पर आते हैं तो प्लस यानी अनअकैडमी पर आते हैं आप, तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच पढ़ने के लिए रिंको लाइव कोड के साथ आप आइए, जिसमें पूरी तरह से आपको कोई भी चिंता करने की ही जरूरत नहीं। आपको पढ़ना है, चिंता हमारी रहेगी, चिंता हमारी रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो है आप रिंकू लाइव कोड है मेरा, और मेरा टेलीग्राम लिंक है, नीचे स्क्रॉल चल रहा है, लेकिन अब यही है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड से। तो @रिंकू सिंह हिस्ट्री डालेंगे तो आप टेलीग्राम आप ज्वाइन कर पाएंगे मेरा, और वहीं पर आप मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे, और वहीं पर इस सेशन का PDF भी आपको मिलेगा, जो अभी तुरंत क्लास के बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वहीं पर आपको मिलेगा इस सेशन का PDF। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे का पेपर आपका हो चुका है, और ऐसे में मैंने साफ साफ बोला था, मैंने बोला था, आप रिवाइंड करके आप सेशंस में जाकर देख सकते हो जो ऐसे का प्लेलिस्ट में, कि आप वैचारिक ऐसे ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और ऐसे को ही आप तैयार करें, और ऐसे तैयार करने के लिए चिंतन मनन कीजिए। जो भी घटनाएं आसपास हो रही हैं उस पर सोचिए, विचारिए, और जो एटीट्यूड आपको एथिक्स के लिए चाहिए, एथिक्स का पेपर 250 वाला सॉल्व करने के लिए, वही एटीट्यूड आपको उन एसेज को भी लिखने के लिए चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ही पर्टिकुलर हो गया है यूपीएससी, और ऐसे के पेपर को देख के लगा कि कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ये लगातार इस तरह के ऐसे पूछे जा रहे हैं, और दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और इस बार भी ऐसे ही था। अब नेक्स्ट पेपर का देखते हैं कि क्या रहता है। तो अभी से ऐसे के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, ऐसे के लिए। और ऐसे को तैयार करके नहीं जा पाओगे। हालांकि कुछ चिंतकों के टैगलाइंस को आप याद रखेंगे, जैसे विवेकानंद, अरस्तु, सोक्रात, महात्मा गांधी जैसे चिंतकों को अगर आप लोग पढ़ लेंगे, दयानंद, तो आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों के भीतर इस तरह के विचार बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह के विचारों को याद रखिए, पर उन विचारों को आपको 1000 से 1200 शब्द में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर अभी मेरे सामने है, और जैसा कि क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर आपका आया है इसमें अब जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। तो यानी आप पैदा तो होते हो मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य के रूप में पैदा होना ही मानवता नहीं है, मानव नहीं कहे जाओगे आप, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मानव बनना है, और मानव बनने के लिए मानवीय मूल्यों को अपने भीतर उतारना है। और यही जीवन है कि कैसे कैसे आपका समाजीकरण होता है, और फिर उन मानवीय मूल्यों को आप सीखते हो, मानवीय मूल्यों को अपने भीतर आप उतारते हो। वो मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं, जिनसे आप अपने साथ साथ विश्व का भी, लोक कल्याण भी आप कर सकते हो। तो इस तरह का ऐसे सिखाया नहीं जा सकता है। आपको अपने आप ही अपने भीतर
उतारना होगा। बी सेक्शन है जो हम हैं वह संस्कार है, और जो हमारे साथ है वो सभ्यता है। ठीक है, जो हम हैं वो हमारे संस्कार हैं। यानी आप कहते हैं ना कि जैसे आप कभी भी कुछ सही या गलत करते हो, कभी भी आप कुछ सही या गलत करते हो तो आपको कहा जाता है कि तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार सिखाए हैं। तो ये जो सही और गलत के बीच का जो फर्क है, जो हम समझ पाते हैं, जो हम अपने व्यवहार में कर पाते हैं, हम उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्कार। अगर हम सही गलत के बीच का फर्क नहीं कर पाते तो यानी हमारे भीतर वो वैल्यूज डाली ही नहीं गई हैं, या उन वैल्यूज को हमने सीखा ही नहीं है। तो जो हम हैं वो संस्कार हैं, और जो हमारे पास है वो सभ्यता। ठीक है, तो ये सब जो है आपका, यही सारी चीजें आपको क्या करना है कि अपने विचारों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनानी है। मजबूत विचार का मतलब ये कि जैसे कि आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, सदगुरु को सुनते हो। सदगुरु, आज के डेट में सदगुरु का नाम इसलिए आ गया कि बहुत आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये लोग किसी एक विषय पर इतना कैसे बोल पाते हैं? आपको पता है कैसे बोल पाते हैं? वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हर विषय पर गहराई से अध्ययन भी किया है, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने उसी गहराई से उस पर सोचा भी है। तो जब किसी विषय पर आप बहुत गहराई से सोचते हो, बहुत गहराई से उस पर विचार करते हो, और फिर आप उसको पूरा एनालिसिस करके, पूरा मनन करके, चिंतन मनन करके आप जब ये समझने के काबिल हो जाते हो कि जो घटित हुआ है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसका अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव क्या है, जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, सकारात्मक प्रभावों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस संसार में आपके कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों को किस तरह से कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको उसको निभाना है, और उसको निभाते हुए आपको अपने व्यक्तित्व को कैसे संतुलित करना है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारना है, कैसे निजी स्वार्थ से ऊपर आकर आपको लोक कल्याण के लिए भी सोचना है, कैसे अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को नियंत्रित करना है। यही वैल्यूज हैं। ठीक है, यही वैल्यूज हैं, और इन्हीं के साथ आप इन सभी भावों को, विचारों को समझ पाओगे जो आपको 1200 शब्द, ठीक है, मतलब 1000 से 1200 शब्द में आपको निबंध लिखने के लायक बनाएगा। और एक नहीं 2 निबंध लिखना है आपको, एक नहीं 2 निबंध लिखना है ना। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और कल फिर से इसी टाइम पर रहेगा मेरा एक सेशन रहेगा आपका, और कल स्टैटिक पॉलिटी होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना है आपको। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।